हेलो स्टूडेंट्स। हमने आर सेट 2026 मैथमेटिक्स के लिए लीनियर अलजेब्रा शुरू किया था, जिसमें हमने 3 क्लास ली थी और तीसरी क्लास में हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इस टॉपिक की थ्योरी कवर की थी। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मैंने वेरियस एग्जाम्स में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक के आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन CSIR नेट के भी देखेंगे, जिसमें हमने मल्टीपल सेलेक्ट वाले क्वेश्चन, यानी इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, वो क्वेश्चन भी देखे हैं। हालांकि नेट में ये क्वेश्चन आते हैं, सेट में ये क्वेश्चन नहीं आते एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने उन क्वेश्चन को अलग से हाइड कर दिया है कि ये MSQ क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को, जो भी सारे क्वेश्चन है PYQ जो हमने स्लाइड में इस सीट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, उनको आप पहले देखें, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, फिर सॉल्व करें, फिर आप आंसर मैच करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन देखें। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखे। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक इनइक्वलिटी, सिल्वेस्टर लॉ, नलिटी, रैंक ऑफ एडजॉइंट, ये सारे टॉपिक हैं। इनको कवर किया है और उन पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन है, n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल कोफिशिएंट दिया हुआ है। ए नॉन सिंगुलर होगा इफ एंड ओनली इफ। नॉन सिंगुलर का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ। ये दोनों साइड से प्रूफ होगा, इफ एंड ओनली इफ। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, यानी एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल जीरो। इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलते हैं? एक तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये डायमेंशन ऑफ ए है वो n होगी, सॉरी रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए है वो n होगी, यानी फुल रैंक होगी। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला ऑप्शन है n क्रॉस p मैट्रिक्स B के लिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ बी होगी। हमने पढ़ा था कि अगर कोई फुल रैंक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो रैंक को चेंज नहीं करता है, यानी जो रैंक बी की है वो ही रैंक ए बी की होगी, क्योंकि ए है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए का लेफ्ट इनवर्स होगा। बिल्कुल, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है उसका ट्रेस जीरो होगा। कोई गारंटी नहीं है। ट्रेस का मतलब होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज का जो सम है वो ट्रेस होता है। तो कुछ भी इससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकती कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका ट्रेस क्या होगा। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मैट्रिक्स दिया 1 2 0 और 0, इसका जो ट्रेस है वो नॉन जीरो है। और ये जो मैट्रिक्स है, इसका आप डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हैं क्या आ रहा है। और इसी तरह से 2 0 0 -2 ये भी देख सकते हैं, इसका ट्रेस जीरो आ रहा है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस सी ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी रो रैंक है रे की, वो एन होगी। बिल्कुल, ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी आप इसको चेक करेंगे तो इसकी रैंक है वो एन ही आएगी। तो हमारे पास ए, बी और डी, ये 3 है वो करेक्ट आंसर आ गए। ये हमारे पास 3 करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी हमें 3 ए एंड बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए बी की रैंक 1 है तो बी ए की रैंक क्या नहीं हो सकती? ध्यान दें, हमें क्या नहीं हो सकती ये पूछा है। तो देखते हैं, अगर ए की रैंक या बी की रैंक, रैंक ऑफ ए, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल 3 होती मान लो, तो इसका मतलब है कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। और इस अगर हमें दिया हुआ है कि ए की रैंक 3 है और ए बी की रैंक 1 है, इसका मतलब बी की रैंक भी जरूर बन रही होगी। क्यों? क्योंकि ए अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो वो ए बी की रैंक वही रखेगा जो बी की रैंक है। इससे हमें पता चलेगा कि बी ए की रैंक भी 1 होती। अगर ऐसा होता तो 1 पॉसिबल है। यही केस बी के लिए कि अगर रैंक ऑफ बी 3 होती, उस केस में रैंक ऑफ बी ए वो भी हमारे पास 1 दी हुई होती इसी केस से।
अब हम बात करते हैं कि अगर ए और बी दोनों की ही रैंक 3 होती, रैंक ऑफ ए अगर 3 होती, रैंक ऑफ बी अगर 3 होती, उस केस में रैंक ऑफ ए बी हमारे पास पक्का 3 होती, लेकिन ए बी तो बंधी हुई है। इसका मतलब कम से कम एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी रैंक 3 से कम है, यानी 2 या 2 से कम है। अगर उन मैट्रिक्स में से किसी एक की रैंक 2 या 2 से कम है तो हमको पता है कि बी ए की रैंक है वो रैंक ऑफ बी से छोटी या बराबर होगी एंड रैंक ऑफ ए से छोटी या बराबर होगी। अब दोनों की रैंक तो 3 है नहीं, यानी कि उनमें से कम एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसकी रैंक 2 या 2 से कम होगी, और जब उनमें से किसी एक मैट्रिक्स की रैंक 2 या 2 से कम है तो बी ए की रैंक है वो भी 2 या 2 से कम ही होगी। इसका मतलब वो 3 रैंक कभी नहीं हो सकती, तो हमारा जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे, आप एक बार फिर से इस पर विचार करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका आंसर 3 आ गया। एक क्वेश्चन है, ए अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है 6x6 का जिसकी रैंक 5 है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की रैंक क्या होगी। हमने देखा था कि ए अगर n×n मैट्रिक्स है और अगर रैंक ऑफ ए n है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए वो भी n होगी। अगर रैंक ऑफ ए n-1 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए वो फिर क्या होगी, डायरेक्ट 1 हो जाएगी। और अगर रैंक ऑफ ए n-2 से छोटी या बराबर है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगी, वो डायरेक्ट 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ए 6x6 का मैट्रिक्स है, यानी कि n=6 हो गया। ए की रैंक 5 है, यानी रैंक ऑफ ए 5, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगी, वो डायरेक्ट 1 हो जाएगी। अब एडजॉइंट ए को थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल थोड़ी देर के लिए बी मान लिया, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट बी क्या होगी, रैंक ऑफ एडजॉइंट बी, क्योंकि बी की रैंक हमारे पास, रैंक ऑफ बी हमारे पास आ गई है 1, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट बी क्या होगी, जो कि लेस देन इक्वल है, ये यहाँ से 4 से छोटी है क्योंकि 1 आई है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट बी क्या होगी, वो सीधे 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो n-2 यानी 6-2 यानी 4 से छोटी आ रही है, तो वो डायरेक्ट 0 देगी, तो हमारा डी है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अगर 5x5 का मैट्रिक्स है और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज एटलीस्ट 2, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस Ax=0 ये दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ नलिटी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी जो नलिटी है वो एटलीस्ट 2 है, यानी 2 या 2 से बड़ी होगी। जब नलिटी 2 या 2 से बड़ी है तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 या 3 से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि नलिटी प्लस रैंक इक्वल उसकी जो डायमेंशन होती है, जो कि यहाँ पे दी हुई है 5, तो नलिटी अगर 2 से बड़ी है तो रैंक 3 या 3 से छोटी होगी। जब रैंक ऑफ ए 3 या 3 से छोटी है तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर भी 3 या 3 से छोटी होगी। इसका मतलब ए की रैंक अगर 3 या 3 से छोटी है तो उसका डिटरमिनेंट है वो तो नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, ए स्क्वायर की रैंक 3 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल 3 होगी या रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन 3 होगी। ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर की रैंक 3 या 3 से छोटी हो सकती है, तो अगर हमें एक सिंगल करेक्ट आंसर चुनना है तो हम ए स्क्वायर की रैंक लेस देन 3 रखेंगे। हो सकता है कि हमें ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए जिसमें 3 हो, मैं अभी इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि इस पर हमें अलग से विचार करना पड़ेगा, लेकिन अगर लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है इसका मतलब 3 से छोटी वाला ऑप्शन है वो हमको सेलेक्ट करना ही चाहिए, वो हमारा मोर एक्यूरेट होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दो ऑप्शन जो पॉसिबली सही है वो दिख रहे हैं, तो हमें उस केस में तो अगर हमें सिंगल करेक्ट चुनना है तो जो ज़्यादा सही हमें दिख रहा है हमको वो सेलेक्ट करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ए आंसर लिया है। एक है डी कोई n×n का मैट्रिक्स है जिसकी n>2 यानी डी है वो 2 या 2 से ज़्यादा रो एंड कॉलम वाला मैट्रिक्स है।
तो इनमें से कौन सा वैलिड है। अब हमारे पास डी के बारे में दिया है, मान लो 2 से बड़ा दिया हो, मान लो डी को हम 2 या 2 से बड़ा दिया, 2+2 का मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब इसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 0 इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी इक्वल 0। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, 2×2 का मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा होता तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 है लेकिन रैंक इसकी 1 है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 1, इसका मतलब रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल 1। इस पर हम दोहराएंगे। सी ऑप्शन है रैंक ऑफ डी 1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डी है वो कभी 0 नहीं हो सकता। नहीं, ये हमने अभी ए ऑप्शन में देखा था कि रैंक इसकी 1 है लेकिन डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तो ये सी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन कह रहा है रैंक ऑफ डी इक्वल एन है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डी है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मान लो एक कुछ मैट्रिक्स ऐसा होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होता और फुल रैंक मैट्रिक्स होता, तो डी भी गलत है। अब आते हैं बी पर। बी कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो उसकी रैंक है 1 के बराबर नहीं हो सकती। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो डी है वो 2×2 या उससे बड़ा है। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब 1 आ रहा है, तो उसकी जो रैंक है वो क्या होगी, वो रैंक है वो n के बराबर हो जाएगी। जो n क्या है, 2 या 2 से बड़ा, यानी कि 1 तो नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन सही है, यानी बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हमें दिया हुआ है n×1 का मैट्रिक्स, बी दिया हुआ है 1×n का मैट्रिक्स, तब ए बी की रैंक क्या होगी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ए हमारा फुल रैंक मैट्रिक्स बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और इसकी मैक्सिमम रैंक पॉसिबल है 1, क्योंकि वो n×1 का है। तो ये जो है वो n×1 का मैट्रिक्स है, इसकी रैंक है वो 1 होगी पक्का। रैंक ऑफ ए इक्वल 1। इसी तरह से बी 1×n का नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 1 हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 है, तो रैंक ऑफ बी है वो भी 1 होगी। अब आप चाहे तो एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एंट्री नॉन जीरो हो, बाकी जीरो हो, फॉर एग्जांपल, तो भी आप पाएंगे कि जब वो जो 2 नॉन जीरो एंट्री हमें मिलेंगी, जैसे पहला है हमारा, इसमें n रोज हैं और 1 कॉलम है, तो पहला मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पे कोई नॉन जीरो अल्फा है एंट्री। दूसरा मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, 1×n टाइप का, इसमें एंट्री नॉन जीरो बीटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे इन दोनों का अल्फा और बीटा का भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जो हमारा n×n का मैट्रिक्स बनेगा, ए मल्टीप्लाई बी, उसकी जो रैंक है वो 1, एटलीस्ट 1 होगी, क्योंकि एक एंट्री नॉन जीरो मिलेगी। अब 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए भी है वो रैंक ऑफ ए से छोटी या बराबर होगी, रैंक ऑफ ए भी है वो रैंक ऑफ बी से छोटी या बराबर होगी। इसका मतलब है कि ए से भी छोटी या बराबर होगी, बी से छोटी या बराबर होगी, यानी कि 1 से छोटी या बराबर होगी। लेकिन एक एंट्री हमें नॉन जीरो मिल रही है, इसका मतलब वो एटलीस्ट 1 तो होगी, और दोनों केस को मिलाकर उसकी जो रैंक है वो 1 हो जाएगी। तो ये हमारा रैंक ऑफ ए बी इक्वल n, इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि अगर हमारा n इक्वल 1 हुआ, क्योंकि कहीं नहीं दिया हुआ है कि n 1 नहीं हो सकता, n इक्वल अगर 1 हुआ तो ये ऑप्शन भी हो सकता है कि हमारा सही होता। लेकिन हमें जनरल केस देखना है, मोस्ट एक्यूरेट देखना है, और हो सकता है कि n इक्वल अगर 2 होता या 2 से बड़ा होता, तब इस केस में बी ऑप्शन गलत हो जाता। 0 हमने देखा 0 होगा ही नहीं, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इसमें नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स शोन बिलो इज 1, इसकी जो नलिटी है वो बंदी हुई है, तो के की वैल्यू निकालनी है। अब नलिटी अगर बंदी हुई है, इसका मतलब जो डायमेंशन है, क्योंकि 3×3 का मैट्रिक्स है, उसकी डायमेंशन 2 होगी। इस मैट्रिक्स को ए नाम दे देते हैं। जब डायमेंशन इसकी 2 है, यानी फुल डायमेंशन नहीं, रैंक, डायमेंशन इसकी 3 है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो इसका डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालेंगे कि -1 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 + 2 यानी k + 6, -1 4 + 2 यानी 6 + 2 1 + 1 यानी 2, तो हो जाएगा 6k - 6 + 4 इक्वल जाएगा 6k - 2।
जो कि हमारे पास आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ है शायद। k-4 + 2, हाँ यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, -4 + 2 यानी -2 आएगा यहाँ पे, -2। मैं थोड़ा साफ साफ दोबारा से इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। k × -4 + 2 -1, 4 + 2 + 2 यानी 1 + 1। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा -2k -6 + 4 यानी -2k -2। अब ये डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि उसकी डायमेंशन 2 है। तो 2k = -2 हो जाएगा, तो k = -1। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। हमने क्या किया, इसकी नलिटी 1 दी हुई है, इसका मतलब इसकी नलिटी 1 है तो इसकी रैंक 2 होगी, रैंक 2 होगी, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला जिसमें k भी शामिल है, 0 को इक्वल किया, एक इक्वेशन बन गई, k की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तब रैंक ऑफ ए बी क्या होगी। तो रैंक ऑफ ए बी वो क्या होती है, वो होती है रैंक ऑफ ए बी के ट्रांसपोज के बराबर, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल होती है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब रैंक ऑफ, अब जो ट्रांसफर हो जाता है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये ऑप्शन ए तो सही है। रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको सही नहीं कह सकते। ये बोल रहा है रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं हो सकती, कोई गारंटी नहीं, हो भी सकती है। मान लो ए बराबर हमने आइडेंटिटी ले लिया, बी बराबर हमने आइडेंटिटी ले लिया, तो ए बी भी आइडेंटिटी, उसका ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये नन ऑफ दी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हो सकता है आपको लगे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पर वो जैसा सिंपल क्वेश्चन है, टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा सा फास्ट रख रहा हूँ। ये हमारे पास m×n का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी हमें n×m का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए m×n, बी n×m। अब आगे देखते हैं, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी गलत है। क्यों, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी तो इन दोनों रैंक से छोटी होती है या बराबर हो सकती है। रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए, रैंक बी, बिल्कुल ये हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक है वो उन दोनों मैट्रिक्स में से प्रत्येक से छोटी होगी, मैक्सिमम से छोटी होगी, कोई कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जब मिनिमम से भी छोटी है, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ए, रैंक बी, तो मैक्सिमम से तो पक्का छोटी होगी ही। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है स्टूडेंट को, लेकिन ध्यान से देखेंगे, अगर मिनिमम से छोटी है इन दोनों से, मान लो ए बराबर 2 होता, बी बराबर, रैंक ऑफ ए बराबर 2 होता, रैंक ऑफ बी बराबर 3 होता, तो जब वो दोनों की मिनिमम से छोटी यानी 2 से छोटी है तो 3 से छोटी तो पक्का होगी, तो ऑप्शन सी भी सही होना होता। अब देखेंगे हम आंसर की में क्या है, लेकिन अगर बी सही है तो सी सही होगा। अगर मैं कुछ गलत नहीं दिख रहा हूँ तो आप भी इसको एक बार चेक करना। और डी क्या है, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। बिल्कुल ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि जब ए बी की रैंक है वो पॉजिटिव होगी, ए की या जीरो होगी मैक्सिमम, ए की रैंक है वो जीरो या पॉजिटिव होगी, बी की रैंक है जो जीरो या पॉजिटिव होगी, तो उन दोनों का जब नेगेटिव होगा तो उससे तो पॉजिटिव नंबर तो सही आना ही चाहिए। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब हमें देखना है आंसर में क्या है। आंसर में इन्होंने बी माना है, जो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से तो बी है, लेकिन मैं अभी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को खारिज नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि क्वेश्चन कभी गलत रहा हो, या हो सकता है टाइपिंग में कहीं इशू रहा हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर हमारा बी सही है तो सी और डी तो सही हो नहीं है। आप भी कुछ एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन भी रखने का सेंस ये है कि आपको, मुझे बी और सी का पता था कि ऐसा है, लेकिन डी ऑप्शन ऐसा क्यों दिया हुआ है ये मेरी समझ से परे है। हो सकता है टाइपिंग में कुछ इशू रहा हो। एम मैट्रिक्स दिया हुआ है 7×5 का, जिसकी रैंक 3 है।
एन मैट्रिक्स दिया हुआ है 5×7 का जिसकी रैंक 5 है, तो एम एन की रैंक क्या होगी? अब एन मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ एन है वो 5 है, एन फुल रैंक मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी मैक्सिमम रैंक 5 हो सकती है। तो जब हम इसे किसी मैट्रिक्स एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रैंक क्या होगी? वो वही होगी जो एम की रैंक होगी, रैंक ऑफ एम। और रैंक ऑफ एम तो हमें 3 दी हुई है, तो हमारा आंसर है वो डायरेक्ट 3 हो जाएगा। फुल रैंक मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए कि फुल रैंक मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रैंक चेंज नहीं होती है। ए कोई एन क्रॉस एन का रियल मैट्रिक्स है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ, बिल्कुल गलत है। मान लो ए बराबर आइडेंटिटी हो, बी बराबर आइडेंटिटी हो, तो रैंक ऑफ ए बराबर एन, रैंक ऑफ बी बराबर एन, और रैंक ऑफ ए प्लस बी ये भी एन हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा एन इक्वल एन प्लस एन, जो कि गलत है, तो ए ऑप्शन ए गलत। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये भी गलत है। अभी इसी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि इसकी रैंक तो 2n आ रही है, सॉरी इसकी रैंक तो n आ रही है, इधर की रैंक 2n आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल रैंक ऑफ ए डॉट रैंक ऑफ बी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ए बराबर आइडेंटिटी अगर हम ले लें, बी बराबर जीरो मैट्रिक्स ले लें, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगी? वो भी आइडेंटिटी के बराबर यानी एन हो जाएगी, लेकिन राइट साइड में जीरो हो जाएगा, जो कि जरूरी नहीं है क्योंकि एन इक्वल जीरो नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा गलत यहाँ पे चेक कैलकुलेट ध्यान दे दिया। रैंक ऑफ ए प्लस बी है वो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होगा, यानी एन लेस देन इक्वल टू 2n हो सकता है। ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2n हो, तो डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन है वो पॉसिबल है। ये हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में भी देखा था। ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है हमें, क्वेश्चन में हम देख कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ और रही तो गलत हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ देख करके कुछ सोचना, ऐसा नहीं करना है। भी हमारा आंसर है। आप स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि मुझे आंसर पता है पहले से, मैं आपके साथ ही इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे वो मैंने क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए थे, आंसर मैंने उस टाइम चेक नहीं किए थे, फिर मैंने स्लाइड बनवाई थी, तो वो जो भी आ रहा है वो साथ में ही आ रहा है। ए की रैंक क्या है ये पूछना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह देता हूँ क्योंकि हमने रैंक निकालने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप इससे पता लगाएं कि इसकी रैंक क्या है। आंसर आपने देख लिया होगा, मत देखना। 13 में रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स की क्या है? तो देखो 3 तो हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये 3×2 का मैट्रिक्स है। क्या 2 हो सकती है? तो हम 2×2 के 3 पॉसिबल केस बना के देखते हैं। जैसे आप अगर देखना चाहें तो फर्स्ट जो रो है इसी को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेकेंड रो आ रही है, और फर्स्ट रो को अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो थर्ड रो आ रही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड रो फर्स्ट रो से ही डिपेंडेंट है। तो उसमें 2×2 का मैट्रिक्स जो बनेगा, कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, उस वो भी जीरो ही देगा। क्यों? क्योंकि दो जो रो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस रो से इससे ये भी बनाया जा सकता है, तो उसकी जो रैंक है अगर डायरेक्ट देखें तो हम मेरे ख्याल से 1 आनी चाहिए। आंसर देखते हैं 1, बिल्कुल हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, ए कोई 4×4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, रैंक ऑफ ए एंड बी इससे शो करती है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए को ऐसे शो किया हुआ है, एडजॉइंट ए को ऐसे शो किया, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो इससे ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, बिल्कुल सही, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। रैंक ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? मान लो ए की रैंक बी की रैंक है, मान लो रैंक ऑफ ए है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स मिल जाता 2 होती, रैंक ऑफ बी अगर 3 होती, तो इधर तो आ जाता 2 - 3, यानी कि ये होना चाहिए तो -1, इसको बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन राइट साइड में तो कुछ पॉजिटिव नंबर ही आता, पॉजिटिव कुछ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी हमारा पॉसिबल नहीं है। रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए मल्टीप्लाई रैंक ऑफ बी, बिल्कुल ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ए बी की जो भी रैंक आएगी
रैंक ऑफ ए बी वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगी, रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगी। अब ये दोनों नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर है। जब दोनों पॉजिटिव नंबर से ये छोटा है तो, और चूँकि 1 से बड़े हैं, दोनों नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं और 1 से बड़े या बराबर हैं, तो इनके प्रोडक्ट से भी ये छोटा होगा। रैंक ऑफ ए डॉट रैंक ऑफ बी, सी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि रैंक ऑफ ए अगर 2 है, रैंक ऑफ ए 2 है तो एडजॉइंट ए क्या होगा। हमको पता था कि रैंक ऑफ ए अगर n-2 से छोटी है, अगर रैंक ऑफ ए 4-2 यानी 2 से छोटी या बराबर है, यहाँ पे 2 है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए वो क्या होगी, वो डायरेक्ट 0 हो जाएगी। और जब रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 है, इसका मतलब जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बनेगा वो खुद 0 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि केवल 0 मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ही 0 होती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब हमारा ए, सी और डी ये करेक्ट आंसर है। ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे अलग अलग एग्जाम के, क्योंकि एक क्लास में एक लिमिट होती है हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आप अलग अलग क्वेश्चंस देखें, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर अगर आपको कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए भी पूछ सकते हैं, पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जो हमारा हैंडल है @PIME Institute, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ पे चैनल पे पीडीएफ डाल देंगे। और अगर आप चाहते हैं क्लासेस रेगुलर ऐसे चलती रहें तो आपको अपना जो फीडबैक है वो देना होगा, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट इससे जुड़ रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप ज़रूर बताएं कि अगर आपने क्लास ली है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको क्लास कैसी लगी, या कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसकी हम कुछ थ्योरी देखेंगे। और अगर क्लास छोटी रहती है तो हम क्वेश्चन ही करेंगे, अगर क्लास थोड़ी बड़ी होती है तो हम उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।